Hello students, I hope you all are doing very well. Today we will discuss about Mathematics Book 2D2 Exercise 1C. Question number 4. If Q is inversely proportional to P and Q is equal to 0.25 when P is equal to 2. टू पार्ट्स है इसके जो हमने सॉल्व करने हैं. फर्स्ट वन, एक्सप्रेस Q इज टर्म्स ऑफ P, मीन इसे कनेक्टिंग करनी इक्वेशन जो हम पीछे करते आ रहे हैं. ठीक है. सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन Q इज इक्वल टू 0.2. अब सोल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि इन्होंने बताया सिंस Q इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, like that since Q is inversely proportional to P. Here the formula of inversely proportional का बेसिकली देखा जाए तो बुक पे यही फॉर्मूला है. ठीक है. Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं K को, वेयर K इज कांस्टेंट, लाइक दैट स्टूडेंट्स. ओके. यहाँ पर इक्वल और K हमने K के साथ क्या करते हैं, K को इंसर्ट करते हैं और बताते हैं K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ पर हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके लिए हमें क्वेश्चन में ये देखें गिवन है Q इज इक्वल टू 0.25 व्हेन P इज इक्वल टू 2. ये देखें. ठीक है. Q और P गिवन है. अब हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में Q की और P की पुट करते हैं. यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी Q की और P की. अब देखें यहाँ पर हमें तो फाइंड वैल्यू करनी है K की. यहाँ पर K के साथ डिवाइड हो रहा है 2. जब हम इसे मूव करेंगे अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई. ओके. जब एक चीज़ को दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है. यहाँ पर ये डिवीजन में, दूसरी तरफ ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, उल्टा हो जाएगा उसका. लाइक दैट K इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2. तो आंसर क्या होगा, 1/2. ये देखिए आप आ रहा है जब कैलकुलेटर पे हम करेंगे. सो K इज इक्वल टू 1/2. ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इस तरह लिखना है K इज इक्वल 1/2 लिखना है, या K इज इक्वल टू लिखेंगे आप 0.5. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा. कैलकुलेटर पे भी ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, बट इधर 1/2 है तो आप 1/2 को ही लेके चल लें. ठीक है. ताकि आपको जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं. ठीक है. अब हमारे पास ये इक्वेशन है P ओवर Q. अब यहाँ पर हम Q की वैल्यू पुट करेंगे. Q इज इक्वल टू 1/2 है ना वैल्यू, तो ये इस तरह हो जाएगी. Q इज इक्वल टू 1/2 P, क्योंकि डिवीजन में तो 2 डिवीजन में चल, साथ P तो वैसे ही है ना, तो ये इसका आ गया. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल यूज इन ऑल पार्ट्स. ओके. यही इक्वेशन हम दूसरे पार्ट्स में यूज करेंगे. ये इक्वेशन हम ऑल पार्ट्स में यूज करेंगे, ये वाली. ठीक है. अब ये मैंने लिखने में एक गड़बड़ की थी. एक मैंने फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, ये 5 के इक्वल नहीं है, सॉरी. एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P. ठीक है. ये हमने कर लिया है. मैंने उसके बाद थर्ड पार्ट लिख दिया. सेकंड पार्ट मैं लिखना भूल गई थी, जो कि मैंने अब बुक से देखा है. तो इसका अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 5. अब हम Q को फाइंड करेंगे जब P हमारे पास क्या होगा, 5. इसी इक्वेशन को यूज करेंगे. ओके. ये सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. Q इज इक्वल टू 1/2 P. अब यहाँ पर P की जगह P की वैल्यू पुट करेंगे. Q इज इक्वल टू 2 इंटू 5, क्योंकि 2 के साथ क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो Q इज इक्वल टू 1/10. इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लिखेंगे. अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर नहीं है तो आप किस तरह डिवाइड करेंगे, ये देखें. ये हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. जब हम 1 अंदर रखेंगे, 10 हमारे पास बड़ा, तो हम ये छोटा है तो इसलिए पहले 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 लगेगा. ठीक है. पॉइंट का पहले 0 लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, 1 छोटा था. ठीक है. पॉइंट लगा, उसकी ये 0 आ गई. 10 1 सा 10. ठीक है. तो 100 पॉइंट में इसकी वैल्यू आई Q इज इक्वल टू 0.1. अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन Q इज इक्वल टू 0.2. ये मैंने लिखने में गड़बड़ की है, क्वेश्चन मैं सही समझा रही हूँ आपको. ओके स्टूडेंट्स. तो अब हमने इसका थर्ड पार्ट करना है जब हमारे पास क्या होगा, Q होगा 0.2. जी, थर्ड पार्ट है इसका. वही इक्वेशन यूज करेंगे. Q की जगह Q की वैल्यू पुट करेंगे. 0.2 इज इक्वल टू 1/2 P. ओके. यहाँ पर फाइंड तो वैल्यू हमने 2P की करनी है. अगर हम 2P को इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें या इस तरह कर ले, ये इधर डिवाइड हो रहा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा. 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2P इज इक्वल टू 1. जब हम कैलकुलेटर पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.4P इज इक्वल टू 1. ये 1 इसी तरह रहेगा. मैंने बताया था एक फंक्शन इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम वही चीज़ हमने इधर की है. ठीक है. ये मैंने इधर लिखा, आपको आई होप अच्छे से नजर आ रहा होगा. तो अब हम P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4. तो जब हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा.
P इज इक्वल टू 1/0.4, तो आंसर विल बी P इज इक्वल टू आ जाएगा, जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो P हमारे पास आ जाएगा 2.5। ओके, ये है इसका आंसर। ये हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। ठीक है, 35 जो है ना वर्कर्स, वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे 16 डेज में। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट, उसने उन्हें बता दिया था ही नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज, के उस बॉस ने बताया था कि मुझे ये प्रोजेक्ट है ना 14 डेज 14 दिनों में कंप्लीट चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है, अज्यूमिंग दैट ऑल द वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट, हाउ मेनी मोर वर्कर्स, कितने और वर्कर्स चाहिए, डज ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसमें क्या क्या है कि 35 वर्कर जो है ना 35, वो काम अपना कंप्लीट करते प्रोजेक्ट कितने दिनों में, 16 दिनों में, 16 डेज में। बट जो उसका ऑनर है ना प्रोजेक्ट का बॉस, उसने कहा कि मुझे 14 डेज में काम कंप्लीट चाहिए। तो अब हमने उसे बताना है कितने और वर्कर्स उसने कहा हो, उसने पूछा कितने और वर्कर्स हो तो ये काम कंप्लीट होगा, जो टाइम लिमिट हमें दी उसमें। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इस तरह, हमें पता है कि जब वर्कर्स 35 थे तो काम हो रहा था 16 डेज में। जब वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो काम होगा कम डेज में, मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे वर्कर्स और डेज, क्योंकि जैसे वर्कर्स बढ़ाएंगे डेज कम होंगे। सबसे पहले 35 वर्कर्स हैं तो काम कितने दिनों में होगा, कंप्लीट कितने डेज में होगा, 16 डेज में, 16 डेज लिख लेंगे। तो बॉस जो है वो चाहता है काम कंप्लीट हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो 14 डेज में, तो हम इधर डेज के नीचे 14 लिख लेंगे। सेकंड बात है, वर्कर्स हमें पता नहीं, वर्कर्स ही तो हमने बताने हैं कि कितने वर्कर्स हो तो 14 डेज में होगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे x। ठीक है, यहाँ पर वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो ये इस तरह आएगा, और जैसे वर्कर्स बढ़ेंगे तो डेज क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे वर्कर्स ज़्यादा होंगे डेज डिक्रीज हो जाएंगे। देखो ये था 35, यहाँ पर हमारे पास वर्कर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, ज़्यादा होंगे तो 14 डेज हो गए ना, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर 16 डेज थे तो और 14 डेज में काम जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इससे एरो नीचे की तरफ लिखेंगे। अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है, जिधर से ये एरो शुरू करते हैं वो हमारा न्यूमिनेटर होता है, और एरो का जो हेड पे होते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। इज इक्वल टू, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 16/14। ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ वर्कर बढ़े और ऊपर से ये कम हो रहे, ये क्या है, वर्कर्स बढ़ रहे हैं और डेज डिक्रीज हो रहे हैं। तो उसी तरह आपने एरो का साइन लगा देना, ये x/35 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, ये 35 नीचे आएगा, ये कम हो रहे हैं, 16 ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 14। अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ये आ जाएगी 14x, इसको इसके साथ किया 14x आ गया, इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 35, 14x जब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ ही होगा 560। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू x की फाइंड करने के लिए यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मूव करेंगे इट अनदर साइड इट विल बी डिवाइड, कि दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 40। ठीक है, 40। ठीक है जी, अब हमने बताना है द नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे ना एम्प्लॉयज़। अब हमने क्या करना है, हमने बता देना है 40 में से माइनस कर देना है 35, क्योंकि हमने यही बताना ना कितने वर्कर्स और चाहिए, 35 तो ऑलरेडी हमारे पास है, 35 माइनस कर देने तो हम बताएंगे 5 वर्कर्स हमें चाहिए। और इसे इस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स टू एम्प्लॉय इज 5 वर्कर लिख देना या 5 लिख देना। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया यहाँ पर दिन क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे और वर्कर्स बढ़ रहे थे। ये उस लिहाज से आपने एरो लगाना है, और जहाँ से ये एरो स्टार्ट होगा वो न्यूमिनेटर आएगा, जहाँ पर इसका हेड होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब हम इसका 6 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड 12
1260 कैटल फॉर 50 डेज। एक कंसाइनमेंट है जिसमें जो खुराक है ना, वो जो मवेशी हैं वो 50 दिन में खाते हैं 1260 मवेशी, 1260 जो मवेशी हैं, ठीक है। गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फूडर एट द सेम रेट, हमें पता जो तमाम कैटल्स है वो सेम रेट में खुराक खाती हैं, अपना फूड खाती हैं। फर्स्ट हमने इसमें क्या करना है, द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड फॉर 75 डेज। इसमें हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैटल्स होंगी, कितनी कैटल्स होंगी, कितने मवेशी होंगे जो 75 डेज में यही कंसाइनमेंट खाएंगे, जो कंसाइनमेंट इतने कैटल्स 50 डेज में खा रहे हैं। 1260 कैटल जो है ना 50 दिन में जो खाना खा रहे हैं, कितने वही खाना उतनी ही अमाउंट में 75 दिन 75 डेज में कितनी कैटल्स होंगी जो खाएंगी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम जो है वो ये है, द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन लास्ट इफ इट यूज टू फीड 1575 कैटल। इसमें यह है कि उतनी ही अमाउंट में खाना है, लेकिन कैटल्स की तादाद क्या होगी, बढ़ा दी, तो वो कितने दिन खाएंगी, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमने बताना है नंबर ऑफ कैटल्स बतानी है जो कि 75 डेज में यही खाना जो कंसाइनमेंट दिए हुए ऊपर वो ख़त्म करेंगी। इस डाटा दोनों को यूज़ करना है, गिवन डाटा ये है, इसको लेके फिर इसे सॉल्व करना है हमने। कैसे लिखेंगे, कैटल एक तरफ सोल्यूशन में कैटल और एक तरफ डेज। कितनी कैटल है, पहले 1260 कैटल है और 50 डेज खाना खाया उन्होंने, वो जो कंसाइनमेंट का था, ठीक है। 1260 कैटल्स थी जिन्होंने 50 डेज में खाना खाया। यहाँ पर उन्होंने कहा डेज बढ़ा दिए 75 डेज में। डेज में कितनी कैटल्स खाना खाएंगी ये तो हमें नहीं पता, एक्स हो गया। जाहिर बात है कैटल्स की तादाद कम कर देंगे ना, डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएगी, तो तब ये 75 डेज में खाएंगे ना उतनी कंसाइनमेंट का खाना। तो यहाँ पर क्या है, डेज बढ़ा दिए आप कर देंगे और कैटल्स की तादाद क्या कर दी, कम कर दी। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो दोनों के साइन नीचे को होने थे या दोनों के ऊपर को होने थे, क्योंकि एक इंक्रीज होता तो दूसरा भी इंक्रीज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक डिक्रीज हो रहा था दूसरा इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा एरो, ये ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा, एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो मैंने बताया था यहाँ से ये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, सॉरी ये डिक्रीज हो रहे हैं और ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमारा एरो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये क्या है, कैटल की जो तादाद है वो कम होगी ना, तो इंक्रीज हो रहा था इसलिए नीचे को है। तो जहाँ से हमारा एरो स्टार्ट होगा वो होगा न्यूमिनेटर, जहाँ उसका हेड होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। इसी तरह फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, इस तरह करके 1260 को मल्टीप्लाई किया 50 से, 75x इक्वल एक दूसरे के इक्वल में आएगा, जिस तरह ये लिखा 75x इज इक्वल टू 1260 मल्टीप्लाई बाई 50। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 63,000 और 75 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75x। यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो यहाँ पर जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। हम करेंगे x इज इक्वल टू 63,000 डिवाइडेड बाय 75। जब हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 75 तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 840। कितनी कैटल्स, 840 कैटल्स होंगी ना, तो वो कितने दिन वही खुराक खाएंगी, 75 डेज खाएंगी। मतलब यहाँ पर कैटल की तादाद क्या हुई, डिक्रीज हो रही है और डेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से ये समझ आई होगी आपको। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन लास्ट इफ इट यूज टू फीड। अगर यही खाना 1575 कैटल खाएं तो ये कितने दिन तक चलेगा, तो वही इसी तरह लिख के कैटल और डेज लिखेंगे। सबसे पहले कैटल लिखेंगे 1260 और डेज लिखेंगे 50, फिर हम लिखेंगे कैटल 1575 और हम डेज को फाइंड आउट करेंगे। इस तरह लिख लेंगे, कैटल्स उन्होंने क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है, और डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ज़ाहिरी बात है अमाउंट तो उतनी है ना खुराक की जो एक कंसाइनमेंट में, तो डेज हमने एक्स लिख लेने हैं। ठीक है, मीन कि ये डाटा यूज़ करना जो ऊपर दिया आपको मेरा ख्याल अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। अब हम इसे क्या करेंगे, जहाँ से ये शुरू होता है वो न्यूमिनेटर में होता है, जहाँ पर ये ख़त्म होता है एरो हेड होता है उसका वो डिनोमिनेटर में होता है। इस तरह लिखेंगे 1575 डिवाइडेड बाई 1260। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50 से, तो 50 न्यूमिनेटर में आएगा, डिवीजन में आएगा x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब 1575 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 1575x आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1260। अब 50 को और 1260 को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पर,
तो आंसर है 63,000। आंसर 63,000 आ गया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो एक्स के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो रही है, हो जाती है। इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ जाके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 63,000, डिवाइड में लिखेंगे 1575। तो कैलकुलेटर पे करेंगे, डिवाइडेड बाय 1575, आंसर क्या होगा 40 डेज। ठीक है, आंसर क्या है हमारे पास, मीन के जो खुराक जो फूड 1260 कैटल्स 50 डेज में खा रही थी, जैसे ही कैटल्स की तादाद बढ़ी उनके नंबर बढ़े, वही खाना वो 40 डेज में ख़त्म कर देंगी। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत मज़े का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट अ स्पोर्ट कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलेट्स टू लास्ट 6 डेज। इफ़, यहाँ पर एक कैंप है जिनके पास सफिशिएंट खुराक है खाने के लिए और 72 एथलेट्स है, और वो खाना किसके लिए 6 डेज तक चलेगा। अच्छा, इफ़ अगर 18 एथलेट्स आर एब्सेंट, अगर 18 वहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं कैंप में से, हाउ मैनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट, कितने दिन और चलेगी ये खाना चलेगा। फॉर द अदर एथलेट्स स्टेट द एग्जाम्पशन मेड। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करें, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही बात है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, इधर लिखेंगे एथलेट्स लिख देंगे और एक तरफ लिखेंगे डेज। अच्छा जी, हमने एथलेट्स लिख लिया और डेज लिख लिया। पहले कितने थे 72, और उनमें से कितने एब्सेंट होंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेंगे 18। तो हमने क्या करना है 72 में से माइनस कर लेना 18, तो फिर हमें पता चलेगा कि अगर 54 एथलेट्स हुए तो कितने दिन वो खाना चलेगा, हमने यही बताना है ना। सबसे पहले कितने थे 72 जो कि उसने बताया, और कितने डेज खुराक चलनी है वो 6 डे, और फिर कितने 18 एब्सेंट हो गए, उसमें से 18 निकाल दिए तो 54 रह गए। तो कितने दिन चलेगी यही तो हमने पता करना, वही खाना कितने दिन चलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एथलेटिक्स कम हो रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज जो खुराक के दिन है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ एथलेटिक्स, और ये डिक्रीज हो रहे हैं। और मैंने बताया था जहाँ से ये स्टार्ट होता है वो न्यूमिनेटर में होता है, और जहाँ पर इसका एरो हेड होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और दरमियान में इक्वल का साइन। स्टार्ट हो रहा है एक्स से, एक्स न्यूमिनेटर में, और हेड उसका कहाँ है 6 के पास, वो 6 इस तरह लिखेंगे। आपको पता चल गया ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डेज इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने लगानी है ये एरोज। ठीक है, डिक्रीज हो रहे होंगे तो नीचे को, इंक्रीज हो रहे होंगे तो ऊपर को एरो लगाना है। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह, तो ये आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल में 54। जब एक्स के साथ करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साथ आ जाता होता है। ठीक है, जब 72 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है, कैलकुलेटर पे आप कर लेना, 432 इज इक्वल में आता है 54x। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके लिए जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं जो पीछे मैंने नहीं बताया। ये हमने 54 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें वैल्यू तो x की चाहिए ना, हम बोथ साइड क्या कर देंगे 54 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ये भी आप कर सकते हैं इस मेथड से भी, अगर आपको उस तरह नहीं समझ आ रही तो इस तरह क्या आ जाएगा, जब 432 को डिवाइड करेंगे 54 से तो आंसर आ जाएगा 8। ओके, और ये 54 से कट जाएगा x, मीन वही खाना कितने दिन चल जाएगा 8 डेज। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन लेट मी नाउ कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।